बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पीडीएम तहरीक के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को अपनी ही जमात से इंतहाई गैर मुतवक्के रद्द-ए-अमल का सामना है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बयानी को जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनाया तो JUIF में अलमे बगावत बुलंद हुआ, जिसका कुछ इजहार कल हमारे ही प्रोग्राम में हाफिज हुसैन अहमद साहब ने किया और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें जो साइडलाइन किया गया वो उसे तस्लीम करने से इनकारी हैं। ये भी कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम किसी की ज़ाती जागीर नहीं है, यानी उन्हें जो साइडलाइन किया गया उससे वो इनकारी भी हैं, अलमे बगावत भी बुलंद कर चुके हैं। तो आने वाले दिनों में जमीयत उलमा इस्लाम फे के हाफिज हुसैन साहब के बयान के रद्द अमल पर बात करने के लिए मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। किफायतुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुफ्ती साहब, आज सवाल हमारे नहीं होंगे, आज सवाल है आपके पुराने देरीना साथी हाफिज हुसैन अहमद साहब के। क्या कहते हैं, एक बार अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं, फिर आपकी जानिब वापस आते हैं। हमारे अब्दुल गफूर हैदरी साहब मौसूफ जो है वो जिस अंदाज में लाहौर में गाड़ी में बैठकर जिस अंदाज में थे और उन्होंने 25 मिनट तक वहाँ पर जो दुहाई दी और माफ़ी मांगी है, शूर बलुस्तान में बच्चे को पता है और मौलाना के भी इल्म में है और उस पर बाकायदा तौर पर उनको डांट भी पड़ी है। फिर अपने सेक्रेटरी जनरल के खिलाफ भी कार्रवाई करें कि जब वो बलूचिस्तान में उनको कहा था कि जनाब मुझे वज़ीर आला बनाया जाए तो यकीनन वो पंडोरा बक्स खुलेगा और ये बात बहुत दूर तक चली जाएगी। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक चली जाएगी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब पे संगीन इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने किसी से मिल के ये बात कही कि मुझे वज़ीर आला बलूचिस्तान बना दिया जाए। ये बात मान लेनी चाहिए कि हालात का इतना जबर है कि एक आदमी अपनी जदोजहद एक बहुत बड़ी जमात की लीडरशिप के बावजूद वो रास्ते के पत्थर को हटाने के लिए किसी से बात करना चाहता है ना, जिससे आप हालात की संगीनी का अंदाज़ा क्यों नहीं लगाते, इजहार राय की आज़ादी पर कतगन का फतवा क्यों नहीं देते हैं, और इस पर आप ये क्यों नहीं कहते कि इतना मजबूर क्यों कर दिया गया है कि एक अवामी नुमाइंदा यहाँ तक आता है। दूसरा जवाब मेरा बरसे इस सबील पर है कि अगर ये मुलाकात ठीक है, मुझे तो इल्म नहीं है, हाफिज़ साहब कहते हैं तो ठीक कहते होंगे। पहला तो मेरे यही जवाब है कि अपने लोगों से मिलने में कोई हरज नहीं, ये हमारे इलाके के लोग हैं। दूसरा ये है कि आज क्यों मजबूर किया गया एक सियासी जमात के रहनुमा को कि वो अपने जायज़ मनसब के लिए भी आपसे बात करने के लिए मजबूर है। तो हालात के जबर से शिकायत कीजिए, मजबूर से शिकायत न कीजिए, जाबिर से शिकायत कीजिए। तो मेरा तो इसके उस पर ये रद्द अमल। अब दूसरा सवाल भी जो है वो हम नहीं करेंगे, चूँकि आप नाराज़ होते हैं कि हमारे पीछे शायद सवाल कैसे हैं, आपको हमने नाराज़ तो करना नहीं मुफ्ती साहब। तो दूसरा सवाल भी जो है आप ही के साथी का है और जवाब आपसे। नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है वो आज भी मैं इस पर दावेदार हूँ, चैलेंज करता हूँ कि वो PDM के तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक नहीं था। लेकिन क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुद कई बार ये बात नहीं की कि हम इदारों के खिलाफ नहीं हैं और हम उसका नाम नहीं लेना चाहते। मुफ्ती साहब, हाफिज साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया था वो PDM का एजेंडा नहीं था, गैर मुतवक्के तौर पर उनका बयान सामने आया। क्या इसमें हकीकत? मेरी राय के मुताबिक हालात तो बदलते रहते हैं ना। कभी आप किसी आदमी से नेक तवक्कुआत रखते हैं तो एहतराम से नाम लेते हैं, कभी आपसे शिकायत होती है तो एहतराम के लायक हिसाब के हट जाते हैं, कभी ऐसा होता है किसी को समझाने के लिए इशारे किनाए किए जाते हैं, कभी जब वो इशारे किनाए वाले हया नहीं करता तो फिर नाम भी लेना पड़ता है। तो ये हालात की बात होती है। मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ जिस बयानिए पर आए हैं उस बयानिया का पहला मुद्दई मौलाना फजलुर रहमान साहब है। हमारी एक तारीख़ है, उस पूरी तारीख़ में देख लिया जाए तो हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट लोग हैं, हम प्रो इस्टेब्लिशमेंट लोग नहीं हैं। लेकिन चूँकि हमें बहुत ज़्यादा देखा जाता है, हम पे नज़र रखी जाती है, हम हिकमत अमली बनाते हैं कि अपनी बात को मौसर किस तरह बनाएं। तो कभी ऐसा भी होता है, कभी ऐसा भी होता है, लेकिन ये हमारा ख्याल नहीं कि हम किसी इदारे के अंदर ये कहा हो कि हम इस तरह की बात करेंगे कि वो किसी को नुकसानदेह न हो। मेरी राय में कि अगर आदमी गलती करता है तो कुरान मजीद का हुक्म है कि गलती करने वाले का नाम लेना चाहिए, अगरचे वो वालिद हो या भाई हो या आपका अपना करीबी रिश्तेदार हो। अब अगर हालात ऐसे बन गए हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब बाज़ लोगों का नाम लेते हैं या सर सख्त लहजे में बात करते हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब बाद में आकर उस बात को समझते हैं, वो बयानिया आ जाता है, तब दो बयानियों के दरमियान इत्तेफाक होता है, एक दूसरे के लिए इस्तेमाल
शुमार वाली बात नहीं होती। चलें, तीसरा सवाल है, उसका जवाब भी हम आप ही के साथी का सवाल है, आपके सीनियर्स का सवाल है, उसका भी जवाब दे दीजिएगा ज़रा। ये हाफिज़ हुसैन इजलासों में कहते थे कि हम जान लगा देंगे और लोग दूसरी पार्टियां माल लगा देंगे। ये भी रिकॉर्डेड वहाँ पर बाकायदा इजलास में ये बात की गई है, कितना माल लगा, किसका लगा, किस तरह लगा, ये तमाम बातें, और कौन मरा, हमारे वर्कर मरे, किस तरह मरे, आज़ादी मार्च में क्या कुछ हुआ, ये सारी चीज़ें जो है वो यकीनन हम इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। फिर ये किसी की बाप की जागीर नहीं है, मौरूसी जो है वो सियासत को आगे पनपने नहीं दिया जाएगा। 73 में हज़रत मुफ्ती महमूद ने मुझे कलम से रुकन बनाया था और मैं मौलाना से 7 साल पहले रुकन बना हुआ हूँ। किसी को भी ये जुर्रत नहीं है कि वह हमें जमीयत उलमा इस्लाम से इस अंदाज में फारिग करेगा। अगर वो आज मुझे शोकास की बात करते हैं तो 1-2 शोकास फिर हमारी तरफ से भी किसी वक्त आ सकता है। मुफ्ती साहब, जान किसी और की, माल किसी और का तहरीक में। दूसरी बात ये उन्होंने कही कि शो कॉज मुझे किया गया, किस बुनियाद पे किया गया? कुछ शो कॉज फिर हमारी तरफ से भी हो सकते हैं। 7 साल सीनियर मौलाना फजलुर रहमान से, वो मुझे जमात से किस तरीके से निकाल सकते? मेरी राय के मुताबिक तो ये जो हाफिज़ साहब का ये जुमला है कि ये जागीर नहीं है और ये मौरूसियत नहीं है, ये बात तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह के बाद आए हैं तो ये मान लेना चाहिए कि महज वो मौरूसियत पर नहीं आए बल्कि काबिलियत पर आए हैं। मैं आज जो मौलाना फजलुर रहमान साहब को देखता हूँ और हकीकत बयान करूँ तो वो पाकिस्तान का ज़हीन तरीन सियासतदान है। जब वो इतना ज़हीन है तो उसके अंदर काबिलियत तो मौजूद थी। अगर किसी का बेटा होना और भाई होना क्रेडिट नहीं है तो मुझे माफ़ किए, वो डिसक्रेडिट भी नहीं बनता। किसी को इसलिए पीछे कर दिया जाए कि भाई वो फलां का भाई है, ये भी तो कोई बात नहीं है ना। काबिलियत की बुनियाद पर आगे आना चाहिए। बाकी दूसरा जान और माल की बात जो है, ये सवाल तो मेरे लिए बिल्कुल नया है। मैं तो बैठता रहता हूँ टॉक शोज़ में और मैं सुनता रहता हूँ। हाफिज़ साहब हमारे इतने मोहतरम तो हैं कि अगर वो हमारे मजलिस उमूमी के अंदर तशरीफ़ लाएँ और वो इदारा है वहाँ तमाम लोग इक्वल और बराबर होते हैं और वो अपने तमाम सवालात सामने रखें, उनको जवाब दे दिया जाएगा। अगर जवाब में कमज़ोरी पाई गई तो हाफिज़ साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त तस्लीम होगा और अगर जवाब ठीक मिला तो फिर हाफिज़ साहब को अपने मौक़िफ़ से छोड़ना पड़ेगा। मेरे ख़्याल में ये वो बातें जो इदारा जाती हैं, हमारे पार्टी के अंदर एहतसाब का निज़ाम भी है, इदारे भी हैं, इदारों के अंदर अगर बात की जाए तो उसका अच्छा हल निकल आता है। अगर वो बातें हम आकर यहाँ करेंगे टॉक शोज़ में तो इससे हमें पार्टी के अंदर जगहंसाई होगी, फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं इस जवाब के अंदर भी अपने बड़े और सीनियर से, ये महबूब सीनियर से ये गुजारिश करूँगा कि इन तमाम बातों को महदूद कर दिया जाए अपने इदारों के अंदर और मजलिस उमूमी के अंदर। मुफ्ती साहब, अभी आपने एक सवाल, इस सवाल से पहले एक सवाल के जवाब में कहा कुरान पाक में ये हुक्म है, बिल्कुल। और जमीयत उलमा इस्लाम तो एक इस्लाम के हवाले से एक बड़ी नज़रियाती जमात है और आप मुफ्ती भी हैं और बड़ा आप आलिम दीन भी हैं। ये बता दीजिएगा कि इस्लाम कुरान पाक में और जो मज़ीद चीज़ें हैं उनके हवाले से क्या हुक्म है? कोई करप्शन करे हुक्मरान तो उसकी करप्शन बचाने के लिए कोई इत्तेहाद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और औरत जो है वो उलमाए कराम जो बड़े आलिम दीन हैं उनके मौजूदगी में औरत जो है उसके नारे लगने, उसकी तस्वीरें साथ छपनी, उसकी सब कुछ चलना और उसकी क़यादत भी कई जगहों पे होना, इस हवाले से क्या है? माशाल्लाह आपका सवाल ठीक ठाक चल रहा है। जिस सिमत में आप सवाल करना चाहते हैं वो ठीक है। आपसे हमारे ताल्लुक़ याद अल्लाह है तो मैं इसका जवाब भी इसी तरह इंशाअल्लाह दे दूँगा कि आप मुतमईन हो जाएंगे। जहाँ तक किसी की करप्शन की बात है तो मैं अल्लाह ताला को हाजिर ना समझ कहता हूँ कि किसी की करप्शन के तहफ़्फ़ुज़ नहीं होना चाहिए। चोर को सामने आना चाहिए और उसको कैफ़िर किरदार तक पहुँचना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा होता है ना कि चोरी का बहाना बनाकर एक अमल किया जाता है, चोरी रह जाती है, वो अमल मुकम्मल होता है। मिसाल के तौर पर बताया गया कि बेनज़ीर के दौर में ये चोरी हो गई, हुकूमत तोड़ो। हुकूमत तो टूट गई, चोरी तो जगह पे रह गई, चोरी की बात तो किसी ने नहीं की। फिर मियाँ नवाज शरीफ एक बार, दूसरी बार, फिर पीपल्स पार्टी, ये तो कहा गया। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ चोरी को एक जीना बनाया जाता है इक़्तिदार के लिए या इक़्तिदार को ख़त्म करने के लिए।
अब जुर्म को अलग देखा जाए, सियासत को उसको अलग कर दिया जाए, तो हर एक आदमी आपकी हिमायत करेगा। कोई भी आदमी सगे भाई की भी वो हिमायत चोर की नहीं कर सकता। अब हमारे इमरान खान तशरीफ़ लाए हैं, तो इमरान खान की तो बहुत अजीब सी बात है ना, यानी वो कहते हैं कि वो चोर तो बिल्कुल हाजी साहब है जो मेरे सफ़ों के अंदर बैठा हुआ है, और वो चोर जो सामने के सफ़ में है वो चोर है। ऐसा तो नहीं होगा ना। मैं नाम लेना पसंद तो नहीं करता, लेकिन मैं मजबूर हूँ। हलीमा बाजी की बात आई तो फिर ईमानदार इमरान का ये तकाजा होना चाहिए था, उसकी ईमान का, कि वो अपनी बहन के ख़िलाफ़ उसी तरह बात करे जिस तरह मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ करता था, और कहता जी मैं चोरी के ख़िलाफ़ हूँ, अफराद के ख़िलाफ़ तो नहीं। अब हलीमा बाजी की सिलाई मशीनों से 5 अरब रुपए निकले और वो सरमायाकारी करें, वो तो ठीक है। और जो लोग हों इस तरह के चोर और वो मैंने ये सवाल मैंने चूंकि हम उनकी तो हमायत नहीं कर रहे, नहीं हम उनकी हमायत नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूं हम उनकी हमायत नहीं कर रहे, मेरी बात सुन ले, हम उनकी हमायत नहीं कर रहे, वो बिल्कुल गलत है। आप जो कह रहे हैं आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है। हम तो आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं कि आपके लोग, आप जिस इत्तेहाद के हेड कर रहे हैं उसमें तो कई लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके मुतालिक आप लोगों ने खुद फतवे जारी किए हुए हैं, खुद तकारीर की हुई हैं। नहीं, मैं एक सवाल का जवाब देता हूँ फिर दूसरे के देता हूँ, लेकिन वो आपके सब्र का इम्तिहान आ जाता है ना। मैं कहता हूँ अगर कोई अन्ना हज़ारे आए और सिर्फ चोरी को वो बुनियाद बनाकर कैंपेन चलाए तो हम इंशाअल्लाह सफ़े अव्वल में होंगे। और ये 2 लफ्ज़ राना साहब और यासिर साहब आप सुन लें, ये 2 लफ्ज़ आज हमारे पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल है। वो जो 2 अल्फाज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने अलक़ाब दिए थे नबूवत से पहले, सादिक अमीन। सादिक अमीन, सादिक का माना ये कि वो हकीकत को का सामना कर दिया जाए, और अमीन का माना ये कि वो अमानतदार हो, कौम की अमानत का ख्याल रखे। आज भी उसकी ज़रूरत है, लेकिन मेरी राय ये होगी कि उसके लिए सियासत से हट कर कोई कैंपेन चलाई जाए बतौर कौम। अपोजिशन भी शामिल हो, हम भी शामिल हों, आप भी शामिल हों, सहाफ़ी भी हों, हुकूमत भी हो, तो इंशाअल्लाह हम चोरी से इस कौम को बचा सकते हैं। सही। दूसरी बात जो आपने की है कि खातून आ गई है और खातून चली गई है, तो ज़ाहिर है ये अलग अलग जमातें हैं ना। पीपल्स पार्टी अलग जमात है, हमारी अलग है, वो अलग है। अब पीपल्स पार्टी के घर में हम दस्तक देते हैं बात करने के लिए। आगे से अगर मर्द आता है तो वेलकम, अगर आगे से खातून आती है कि घर में मर्द नहीं है तो क्या खातून होने के नाते उससे बात न की जाए? बात तो होगी ना। जब आपकी जमातें यही हैं, इन जमातों को आप ख़त्म तो नहीं कर सकते, और उनको लीड कर रही है आसिफा और उनको लीड कर रही है मरियम नवाज़, और अगर हम लोगों के सामने या इजलास में उनसे कोई बात करें तो हमें वो फतवे दिखा दिए जाएं कि जिसकी बुनियाद पर आप बात भी नहीं कर सकते। नहीं, मुझे ख्याल ये है इन बातों को बहाना बनाकर आप किसी की सियासत पर एतराज़ नहीं कर सकते। आप अंदाज़ा लगाएं, आपके सफ में कोई बात हो तो ठीक, हमारे सफ में कोई बात हो तो गलत। नहीं मुफ्ती साहब, अब मैं आता हूं पहले सवाल की जानिब। के अंदर अगर आपने मैं मुफ्ती साहब पहले सवाल की जानिब आता हूँ। वो सवाल किया गया था हाफिज़ हुसैन अहमद साहब की जानिब से, आपने जवाब दिया, लेकिन उसके बाद अगला सवाल था इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार की। आपने ये कहा कि इतना जुल्म जबर पैदा हो चुका है कि हमें उन लोगों से राब्ते करने पड़ रहे हैं अवामी हक को इस्तेमाल करने के लिए। तो क्या इसको इस तरीके से ना लिया जाए? आपने 2 रुख बताए थे, मैं भी एक रुख बताता हूं। इस तरीके से ना लिया जाए कि पहले खुद राब्ते करने की कोशिश की, गैर जमहूरी अमल अपनाने की कोशिश की, जब उसमें नाकाम रहे तो फिर उनके खिलाफ होगा। ये भी एक ताबीर है जो आपके सवाल में, ये भी एक ताबीर है कि रास्ते में पत्थर ज़्यादा हैं तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ज़ाहिर है जब बड़ा पत्थर आएगा उसको हटाने के लिए कभी आपको बात करनी होती है, कभी जोर लगाना होता है। ये तो रास्ते के पत्थर हटाने के तरीके हैं ना। आज जो हम जिस लहजे में बातें कर रहे हैं ये भी हम रास्ते के पत्थर हटा रहे हैं, और अगर उन्होंने कोई बात की मैं उसको डिफेंड तो नहीं कर रहा, तो वो भी रास्ते के पत्थर को हटाने के लिए। मैं कहता हूँ कि जमहूरी हक को इस्तेमाल करने के लिए जब हम किसी मंजिल पर पहुँचते हैं उसमें कोई रुकावट आती है, उस रुकावट को परे हटाने के लिए कोई बुरी बात नहीं है बात करना, चाहे वो गैर जमहूरी हो। नहीं, देखो मैं पत्थर की बात करूँगा, पत्थर का आप क्या नाम रखते हैं? देखें ना, हम जा रहे हैं अवामी रास्ते पर, हम मार्शल्लाह के रास्ते पे नहीं जा रहे, अवामी रास्ते पे जा रहे हैं। रास्ते में जो रुकावट होगी उसको तो आप हटाएंगे, चाहे आप जहर देकर हटाएं, चाहे आप चीनी और हलवा देकर हटाएं, आपने हटानी है। अगर उन्होंने हलवे के जरिए से रास्ते से पत्थर को हटाने की कोशिश की वो भी ठीक है, और आज अगर हम इस लहजे में बात कर रहे हैं वो भी ठीक है। मैं एक बात मेरी रहती है, मैं उसको मुकम्मल करता हूँ, ऐसा ना हो कि आपका वक्त खत्म हो जाए। जी जी। ये जो
ये जो औरत की हुक्मरानी की बात है ना, ये सवाल तब आएगा कि जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर कोई हमारे पार्टी लीडर औरत आ जाए तो फिर आप ये सवाल करेंगे आपकी जमात इस्लामी ये वाज़ेह कर दें मुफ्ती साहब, आप क़यादत पूरे पाकिस्तान की कर रहे हैं, पार्टी में होना चाहिए। साहब आप क़यादत पूरे पाकिस्तान की कर रहे हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन किसी और औरत का ताना हमें दिया जाए तो इतना जुल्म तो न किया जाए। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है मुफ्ती साहब? मुफ्ती साहब मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही। मुफ्ती साहब आप सियासतकार हैं पूरे, जी अल्हम्दुलिल्लाह आ रही, पूरे पाकिस्तान के आप सियासतकार हैं। आप बात जमीयत उलमा इस्लाम की नहीं कर रहे, आप क़यादत कर रहे हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक लाइंस जो बना आपका, जिसमें सारी सियासी जमातें हैं। आपने वज़ीर-ए-आज़म बनना है तो पाकिस्तान का बनना है, जमीयत उलमा इस्लाम का नहीं बनना। एक तो ये वाज़े कर लें कि हम ये नहीं कह रहे कि जब आप लोगों ने फतवा एक जारी किया था, याद करें, कहते हैं तो हम फुटेज ला देते जिसमें औरत की हुक्मरानी के हवाले से क्या फरमाया था, तो वो औरत भी जमीयत उलमा इस्लाम से नहीं थी। चलें, ये एक बहस होती चलेगी, एक सवाल का जवाब दे दें। अभी आपने कहा बड़ी अच्छी बात है, मैं तो इस पर अमल करूँगा क्योंकि आप एक आलिम दीन है। क्या मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी सादो का अमीन है? क्या नवाज शरीफ और जरदारी और इमरान खान इन तीनों में तीनों ले ले तो जवाब आसान हो जाएगा। हाँ, इन तीनों के मुताबिक बता दें, इन तीनों में से सादिक अमीन कौन है? आप मैं अर्ज ये करता हूँ ना, अगर आप मुझे जज बनाओ तो फिर मैं बता सकता हूँ, लेकिन इस तरह के इल्जामात की दुनिया के अंदर किसी को सादिक या गैर सादिक कहना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। यानी तीनों में से किसी पे इस बात को करना कि सादिक और अमीन कौन है, वो आप जज हों तो तब आप बात कर सकते हैं, सियासी माहौल में नहीं कर सकते। बेशक कुछ लोगों से आपका इत्तेहाद भी है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इस पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया और सियासी हलकों की बेजारी अब कोई ढकी छुपी नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो उनके मेन इत्तेहादी हैं, वो भी पहले ये इकरार कर चुके हैं कि ये ज़ाती राय है, ज़ाती इल्ज़ामात है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के। अब इस बयानिए को लेकर पीडीएम के अंदर जो टूट फूट जारी थी और जिस तरह बहुत से हलकों में अब बेजारी भी देखने में आ रही है, तो आने वाले वक्तों में पीडीएम का ये इत्तेहाद किस तरीके से बरकरार रहेगा और लाहौर का जलसा कितनी अहमियत का हामिल है, इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग सरबराह एजाजुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एजाजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से वक्त देने के लिए। सबसे पहले हुकूमती तर्ज अमल पे बात कर लेते हैं, फिर अपोजिशन के तर्ज अमल पे बात करते हैं। हुकूमत ने लाहौर का जलसा करने की इजाजत दे दी है, कहीं पर रोक टोक नहीं होगी, लेकिन फैसला यह किया गया कि जलसे के बाद कोरोना केसेस में इजाफा जो है उससे अवाम को अवेयर किया जाएगा। हुकूमती यह फैसला आपको किस हद तक सूदमंद दिखाई देता है सियासी और माशी माहौल के लिए? असल में देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि हालात जो हैं वो कोरोना के हवाले से, इस वबा के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल बन गए हैं और बहुत ज़्यादा ये चीज़ फैल रही है। और अब इसकी जो बड़ा लीथल है इस दफ़ा जो ये आया, और ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ के अंदर भी काफ़ी फैल गया है। लेकिन अपोजिशन ने तो अपोजिशन करनी है, और अभी जो मुल्तान का जलसा हुआ देखें, हुकूमत ने पहले मना किया, और हुकूमतों का ये उमूमन रद्द अमल होता है कि 100 जूते भी खाएं, 100 प्याज भी खाएं। तो उसके बाद उनको इजाज़त भी दे दी और बड़े महदूद अंदाज में इजाज़त दी। जलसा भी इतना कोई बड़ा नहीं हुआ जितना कि तवक्को की जा रही थी, क्योंकि आखिरी मोमेंट पे शायद उनको खुली छुट्टी दी गई। अब अपोजिशन जो है वो लाहौर के जलसे को उन्होंने भी अपना ज़िंदगी मौत बना के रख दिया है। और क्या हो जाएगा, मतलब 13 तारीख को अगर पूरा लाहौर भी बाहर निकाल लें या गिरदोनवा से भी लोग लेकर आ जाएं, ऑब्वियसली हुकूमत भी कोशिश करेगी कि रोकेंगे। लेकिन जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं कि जी 11 दिन रह गए हैं या 12 दिन रह गए हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस्तीफा दे दें, क्या इनको भी कोई अंपायर ने उंगली दिखा दी है या किसी अंपायर की उंगली पकड़ने की तो कोशिश कर रहे हैं ये, तो अभी तक इनके हाथ में पड़ नहीं रही वो मसला इनका ये अभी। और ये सारे बयान जो है डेस्परेशन में आ रहे हैं। जो आपने बात की है वो बिल्कुल 100% सही है। अब आप देख लें कि नून लीग के अंदर से भी वो आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं जो कि समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मैच्योर सियासतदान हैं, जिसमें आपने कल भी उनके कुछ लीडरान हैं जिनकी गुफ्तगू सुनी होगी। उन्होंने यही हुकूमत को अपनी पार्टी को बताने की कोशिश की है कि ठीक है, हुकूमत महंगाई बेरोजगारी की वजह से और चंद एक स्कैंडल्स जो आए हैं उनकी वजह से
काफ़ी उनको बदनामी मिली है, लेकिन उन्होंने इस बयानिए को भी रद्द करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि हमें चाहिए कि हम बैठें, बातचीत करें, एक डायलॉग करें। और शहबाज शरीफ साहब को भी आपने देखा होगा कि उन्होंने भी बात इसी तरह शुरू की है कि ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, बैठ के गुफ्तगू करनी चाहिए। असल में बात जो है, अगर आप इसकी बॉटम लाइन पे जाएं तो ये कह रहे हैं जी कि मुकमुका करो हमारे साथ। वो ग्रैंड डायलॉग जो है ये मुकमुका की बात है। जिस तरह के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाया और उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की नफी जिस जमात ने वो मीटिंग करवाई, जिस जमात ने उसका सिग्नेचर्स किया, वही जमात थी जो सबसे पहले उसका मतलब उनके कंधे पे बंदूक रख के तो चलाने की कोशिश की और एनआरओ जो है वो हो गया, अबू धाबी में मीटिंग हो गई और उसके बाद एक एनआरओ हो गया। अब मौजूदा सूरत हाल में ये कोशिश कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से रवाबत जो हैं उनको ज़्यादा हमवार किया जाए। इनकी टोन जो है वो तब्दील हो रही है। इनके टीवी के जो इंटरव्यूज हैं उसमें भी ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छी बात है। आपने कहा कि ट्यून चेंज हो रही है, क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से जो आवाजें उठ रही हैं ट्यून चेंज करने की, नवाज शरीफ या मरियम उससे इत्तेफाक करेंगे? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने तो अपनी सारी किश्तियां जो है ना वो जला दी हैं और उन्होंने तो एक ऐसा बयानिया लेकर आए हैं जिसके रद्द अमल में मेरे ख्याल में कि कौम ने भी उसे कबूल नहीं किया, अवाम ने भी उसे कबूल नहीं किया। ये जमातें इतनी इकट्ठी होकर जो जलसे जुलूस कर रहे हैं उनके अंदर भी एक दरार पड़ती हुई आपको नजर आ रही है, क्योंकि उस बयानिए का बोझ, जिस तरह के मेरी बहन मरियम ने कहा था कि जो मेरा बयानिया है इसका बोझ, हमारे बयानिए का बोझ उठाना बड़ा मुश्किल है, वो वाकई इन जमातों के लिए भी बड़ा मुश्किल है। अगर किसी ने लॉन्ग टर्म सियासत करनी है, अगर किसी ने पॉलिटिकल इनरोड्स बनाने हैं और एक अच्छी ऑपोजिशन का किरदार अदा करना है और आइंदा के लिए अपनी राह हमवार करनी है, तो वो इससे अपने आप को खुद ब खुद डिस्टेंस करते जाएंगे। एक सवाल है, कल हमारे प्रोग्राम में हाफिज हुसैन अहमद ने एक बात की और बड़ी खौफनाक बात है। उनका कहना था कि इनका जो मार्च, आज़ादी मार्च, उसके बाद ये जो तहरीक है, इसके हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर ये आम बात हुई थी कि पैसा किसी का और ताकत हमारी, लाशें हमारी, ये ऐसी बात की है। ये एक बड़ी खौफनाक बात है। क्या इसका मतलब ये प्लानिंग कहीं और से हो रही है? पैसा किसका? पैसा किसका? पैसा जो बयानिए के पीछे है वही पैसा लगा रहे हैं। देखिए, मैं तो कई मरतबा ये बात कह चुका हूं, मेरे ख्याल में हमारे लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रही है कि ये जो 5th जनरेशन वॉर है, हाइब्रिड वॉर है, इसके अंदर हमारे लोग इस किस्म के वो स्टूजेस बन जाते हैं जिनको खुद नहीं पता होता कि हम किसके एहलकार बन चुके हैं। और पैसा कहां से आता है सबको पता है, पैसा कहां से आ रहा है, बयानिया कहां से आ रहा है। इसको चाहिए अपने आप को बहुत ज्यादा लिबरल या एक डेमोक्रेट बनाकर पेश करना चाहिए। हमें पता है कितने डेमोक्रेट हैं ये, किस किस्म की डेमोक्रेसी हमने 88 से लेकर और 99 तक बड़े करीब से देखा है कि किस तरह ये डेमोक्रेसी को सहारा देते रहे और किस तरह से ये उंगली पकड़ के चलते रहे, कभी किसी की कभी किसी की। अब ये है कि खान साहब, इमरान खान तो बड़े वाज़े तौर पर ये बात कह चुके हैं कि उन्होंने कोई एनआरओ नहीं देना, उन्होंने कोई बातचीत नहीं करनी। और अगर आपने देखा हो कि डेडलॉक आ गया पार्लियामेंट के अंदर भी कि कोई भी अगर वहां पर पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है तो ऑपोजिशन उससे बाहर रह रही है। और उसकी वजह यह है, और उसमें वही था कि ये जितने केसेस इन पर बने हुए किसी न किसी तरीके से उनमें नरमी आ जाए, या टाइम बार कर दें, या फलाने पीरियड से पिछले के जो है वो केसेस ना खोले जाएं और अगले केसेस की तरफ देखा जाए। एजाज उल हक साहब, अगर मौजूदा सूरत हाल में 3 जमातों की स्टैंडिंग देखी जाए, पीडीएम में 3 बड़ी जमातें हैं, जेयूआई फे में भी इस वक्त दड़ेबंदी हो रही है, फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है, पीएमएलएन की सूरत हाल भी ऐसी है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत हाल ऐसी नहीं है। उसकी बुनियादी वजह क्या समझते हैं आप? देखिए, उनका बयानिया शुरू से बड़ा नरम रहा है और मेरे ख्याल में जिस तरह फजल रहमान साहब एक मैं समझता हूं बड़े ज़हीन सियासतदान हैं, और उनका भी अभी देख लें कि आप उनका भी बयानिया काफ़ी हद तक तब्दील हो गया। मुल्तान में वो सख्ती नहीं थी जो इससे पहले सख्ती रही है। हालांकि उन्होंने बड़ा चैलेंजेस दिए थे कि अभी अगले हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में ये होगा ये होगा। जरदारी साहब मेरे ख्याल में इन सबसे अच्छे प्लेयर हैं सियासत के, मतलब उनको पता है कि डी में कहाँ पे रख के गोल बॉल मारना है, डी के बाहर से
मारने में क्या फायदा होगा और डी के अंदर रखकर मारने से क्या फायदा होगा। तो उन्होंने शुरू से ही अपने आप को डिस्टेंस करके रखा हुआ है इन तमाम मामलात से, और उनका बयानिया पीपल्स पार्टी का, चाहे वो बिलावल की शक्ल में सामने आया हो या जरदारी साहब की शक्ल में सामने आया हो, वो तो कोशिश कर रहे हैं, बल्कि मिन्नतें कर रहे हैं कि जी हम तैयार हैं, हमसे बात की जाए, जितनी जल्दी आप हमसे गुफ्तगू करेंगे हम उतनी जल्दी इसको पीडीएम को मतलब एक इसके तितर बितर हो जाएगा ये। अच्छा जाजुल हक साहब, चौधरी निसार साहब आए थे लाहौर और मरियम की गैर मौजूदगी में आए, शहबाज शरीफ साहब से इजहार ताज़ियत भी किया, काफ़ी देर बैठे भी। क्या वो इजहार ताज़ियत था या कोई पैगाम था? क्योंकि उसके बाद आप देखें ना, शहबाज शरीफ साहब की भी ट्यून चेंज हो गई, काफ़ी चेंज है, और उसके बाद उनको एक दिन की पेरोल भी मजीद मिल गई। देखिए, चौधरी निसार साहब का शुरू से ही एक आप देख लें कि ये जब पीएमएलएन के अंदर थे तो इनको जब भी कभी झगड़ा होता था या तलखियां पैदा होती थी तो ये जो दो शख्सियात इस जमात के अंदर कोशिश करते थे कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान दरारें जो पड़ी हैं उनको दूर किया जाए, वो दोनों शहबाज शरीफ और नवाज चौधरी निसार की एक टीम हुआ करती थी। इन्होंने मुतअद्दिद मुलाकातें भी की हैं, और आपको मालूम है कि जब मुश्किल वक्त था उसके दौरान भी इनकी बहुत सी मीटिंग्स होती रही। और शहबाज शरीफ जो ने अपने आप को हमेशा पोर्ट्रे किया है, एक गुड कॉप और एक बैड कॉप होता है ना, ये हमेशा गुड कॉप खेलते रहे हैं। और चौधरी निसार साहब की और इनके एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। लाजमी बात है, ये हो नहीं सकता कि चौधरी निसार साहब उनको मिले हो और उनको मत ना दी हो कि जनाब ये गलती जो आप कर रहे हैं, आप अपनी तबाही की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा अपने रवैये को तब्दील करें। लेकिन एजाजुल हक साहब, रवैया तो शहबाज शरीफ साहब का पहले से ही तब्दील दिखाई देता है। उन्होंने जो बात की सहाफियों से मुलाकात में कि नेशनल डायलॉग के लिए हम तैयार हैं, मेरी राय यह है कि नेशनल डायलॉग होने चाहिए, ये बयानिया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बयानिए से यकसर मुख्तलिफ है। बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब क्योंकि मुस्लिम लीग नून में अगर इस वक्त कोई कुर्बानी दे रहा है, कुर्बानी इन द सेंस के कोई जेल में पड़ा हुआ है और जिन्होंने जेल काटी, जिन्होंने मुश्किलात देखी, तो या वो हमजा शहबाज शरीफ हैं या शहबाज शरीफ साहब हैं, तो इनकी फैमिली पे ज़्यादा बोझ आया है। और शुरू से इन्हीं का बयानिया जो था वो बड़ा नरम बयानिया था। अब जो उन्होंने बात की है कि ये जो एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए, ये बात बहुत सी और जमातों ने भी की है। अब नेशनल डायलॉग वो किससे करना चाह रहे हैं? हुकूमत से तो वो करना नहीं चाह रहे। मकसद ये है कि बात वहीं आगे रुकती है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट हमें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, क्या हमसे बातचीत करने के लिए तैयार है। हालांकि बहुत से मुस्लिम लीग नून के लोग हैं जिनके बड़े रवाबत हैं इस वक्त, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जो दरवाजे बंद हो गए थे उनको किसी ना किसी तरह से नहीं। जा साहब ये बताएं, आप कम से कम ये बता दें, दरवाजा नहीं खुल रहा। अपनी आपकी बड़ी इंफॉर्मेशन है, क्या वाकई इनसे मुज़ाकरात के लिए वो तैयार है जिनसे ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं? देखिए, अब अपने रवैये में बहुत तब्दीली लानी पड़ेगी, इनको माजरत करनी पड़ेगी। इन्होंने जो गेम खेलने की कोशिश की है, इन्होंने जो बयानियां लेकर आए हैं, जिस तरह से इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को तो नहीं बल्कि डायरेक्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और DGISI को निशाना बनाया है, मेरा ख्याल है कोई महज़ब कौम जो है, जमहूरी कौम भी जो है, वो ये एक्सेप्टेबल नहीं है वहां पर। अच्छा, किसी आप मुल्क में देख सवाल का जवाब दे दीजिएगा मुझे। रवैया नहीं देखने सुनने में आ रहा है कि तमाम वो बागी और तमाम वो लोग जो इनके डसे हुए हैं, ये मिलकर एक नई मुस्लिम लीग, हकीकी मुस्लिम लीग बनाने जा रहे हैं। तो आप भी एक मुस्लिम लीग के सरबराह हैं, कोई ऐसा सिलसिला चल रहा है? देखिए, दोस्तों के आपस में रवाबत हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, कुछ मुलाकातें हुई भी हैं। ये इतना बड़ा जो इन्होंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया और एक किस्म का ये कह रहे हैं कि जी हमारे लिए सब कुर्बानी दें। ऐसा नहीं होता कि सब आपके लिए कुर्बानी दें, और जमहूरियत का ये मतलब नहीं है कि लोग आपके गुलाम हैं। देखिए, लोगों की इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, लोग चाहते हैं कि हम मतलब अब यहाँ पर एक तशबीह दे दी गई है कि जी अगर आप अपनी लीडरशिप से इख्तिलाफ करते हैं और अगर उनको आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने मतलब कि एक ऐसी चीज ले आए। इसका मतलब है कि नई मुस्लिम लीग बन रही है, राब्ते हो रहे हैं जाजुल हक साहब, नई मुस्लिम लीग बन रही है। देखिए, ये ऑटोमेटिक बनेगी, ये वैक्यूम जो है ये वैक्यूम नहीं रहेगा। मुस्लिम लीग नून के लोग भी रास्ता ढूंढ रहे हैं कोई ना कोई, और माजी में भी होता है और आइंदा भी
इसी तरह मामला चलेंगे, लाजमी बात है कुछ ना कुछ होगा। कौन कौन से ग्रुप इकट्ठे हो जाएंगे? और देखें, इसमें मैं अभी तो निशानदेही नहीं कर सकता। मैं ये कह रहा हूं कि जो समझदार लोग हैं उनकी आपस में मुलाकातें हो रही हैं, वो आप उस मुलाकात में शामिल हैं? रखते हैं। आप उन मुलाकातों में शामिल हैं? मेरी बहुत से दोस्तों के साथ मुलाकात हुई है। मेरी बहुत से दोस्तों के साथ मुलाकात हुई है। हमने इस बात पे बड़ा गौर किया है, हमने इस बात को देखा है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई ऐसी मतलब रास्ता निकाला जाए जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। यानी जमहूरी अमल में आप अपनी सोच मुसल्लत नहीं कर सकते, इनफरादी सोच जो भी है उसका भी अहमियत होनी चाहिए। इसी पर आप बात भी कर रहे थे और आइंदा के लिए इंदिया भी दे दिया कि एक हकीकी मुस्लिम लीग बन भी सकती है। बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक पूरी याबो ताब से जारी है और जमहूर से कुर्बत का ये आलम है कि जलसागाह किसी मकतल से कम नहीं है, लेकिन जमहूर से वाबस्तगी की भी ये दलील है कि इस वक्त जलसागाह को भरने के लिए आपको अवाम चाहिए और अवाम को आने के लिए आप दावत दे रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत का रद्द-ए-अमल यह है कि हुकूमत सिर्फ इल्ज़ामात लगाती है, कोरोना की दुहाई देती है और किस्सा ख़त्म। ऐसे में अपोजिशन या हुकूमत, इन दोनों में से अवाम की खैर खा कौन है? इसी बारे में बात करने के लिए पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साहब, हत्तुल इम्कान कोशिश कर ली जाए तो क्या आप ये समझते हैं कि जो कोरोना वायरस के SOPs हैं वो किसी भी ऐसे जलसे में उसमें अमल दरामद करवाया जा सकता है जहां पे अवाम की तादाद 5000 से ज्यादा? जी, पूरी कोशिश करेंगे जी। उसके आज भी हमारी मीटिंग थी, आपके ये कैमरामैन इधर मौजूद थे, उनसे पूछें कोई एक बंदा जो है वो बगैर मास्क के नहीं था। हमने दरवाजे के ऊपर, गेट के ऊपर सैनिटाइज़र रखा था, जो अंदर एंटर हो रहा था वो मास्क भी ले रहा था और सैनिटाइज भी कर रहा था। तो हम कोशिश करेंगे वहाँ पे भी, गेट्स पे और उससे पहले भी। आज हमारे एक साथी ने अभी अनाउंस किया है 5000, एक सिर्फ दोस्त है, उसने कहा कि जी 5000 में मास्क दूंगा और 5000 जो है वो स्मॉल सैनिटाइजर्स दूंगा। तो इस तरह से मुख्तलिफ जगहों पे अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, तो उसको हम SOPs का भी ख्याल रखेंगे, चेयर्स लगाते हुए भी बाकी चीज़ें भी करेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे। जैसा मुल्तान का जलसा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तादाद से ज़्यादा थी, आप मेज़बान थे और पीपल्स पार्टी ने वहाँ बताया कि पीपल्स पार्टी है। लाहौर का जलसा मेज़बान मुस्लिम लीग नून है, मेन टारगेट मुस्लिम लीग नून के पास होगा या सारे बराबर की सतह पर अफराद लेकर आएंगे? राज साहब, हमारी कोई तकरीबन 2-2:30 बजे मीटिंग शुरू हुई है, अभी ख़त्म हुई है, 4-4.5 घंटे की मीटिंग हुई है। और इसमें हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि नून लीग का जलसा या किसका है, हम अपना टारगेट ले रहे हैं। और आपको गुजरांवाला में भी नज़र आया, पीपल्स पार्टी ने लड़ाई भी की सारे पंजाब के अंदर। गो हम बड़ी पार्टी नहीं थे पंजाब की, मुल्तान में भी आपको नज़र आया, अब लाहौर में भी नज़र आएगा आपको, पीपल्स पार्टी नज़र आएगी। और हम अगर किसी ने लड़ना चाहा तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी लड़ेगी, पीपल्स पार्टी के जेल तैयार है। लेकिन हम पुरअमन लोग हैं, हम समझते हैं कि हमें पुरअमन तरीके से हमारा जमहूरी हक इस्तेमाल करने दिया जाएगा और आपको पीपल्स पार्टी अपने भरपूर फुल थ्रॉटल में नजर आएगी। चौधरी साहब, मुल्तान के जलसे के हवाले से बहुत सी बातें गर्दिश करती रहीं कि मुस्लिम लीग नून के सरबराहान को जगह नहीं मिली, वहाँ के रहनुमाओं को जगह नहीं मिली, अवैस नूरानी साहब का गिला सामने आया। तो ऐसा तासुर क्यों दिया गया कि जैसे जलसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हाईजैक कर लिया हो? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। हमने ये तय किया था कि 1+1 सिर्फ स्टेज पे आएंगे और अगर यहाँ पे हुई तो इसमें भी जलसे में अगर स्टेज बनाने दी गई तो 1+5 का फैसला हुआ है, और अगर ना मोबाइल हुई स्टेज तो फिर 1+1 है। उसमें कोई गलतफहमी हुई, मैं तो अवैस नूरानी साहब का नाम पुकारता रहा, बार बार 2-3 बार मैंने पुकारा। कोई नीचे गलती हुई होगी, हमने ट्रक के ऊपर वो जो लिख कर दिए थे नाम जो थे वो सबके पास मौजूद थे, और जो भी कायदीन के नाम थे उनको बिल्कुल नहीं रोका, बल्कि सिक्योरिटी ने उनके साथ तावन किया।
जहाँ तक ये है कि राना सनाउल्लाह साहब नीचे खड़े थे, उनके पंजाब के सदर हैं, बाकी रहनुमा नीचे खड़े थे। हमारे जो इवन साउथ पंजाब की जो जनरल सेक्रेटरी थी वो नीचे खड़ी थी। गिलानी साहब के बेटे पहले नीचे खड़े थे, वो जब रिहा होके आए हैं अली कासम गिलानी, तो फिर उनके साथ वो एक दो बेटे उनके ऊपर आए हैं, वो आकर हम जो सब लाहौर के जलसे में क्या टारगेट है, कितनी तादाद होगी पीडीएम की? लाहौर का जलसा जो है ये एक बड़ा टेस्ट केस कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा जलसा होगा, कितनी तादाद होगी और क्या लाहौर के जलसे में आसफा भुट्टो होंगी? नहीं, देखिए उम्मीद है आज बिलावल साहब का कोरोना जो टेस्ट है वो नेगेटिव उम्मीद है आ जाएगा, कल की गया हुआ है। तो चेयरमैन साहब आ रहे हैं लाहौर के जलसे में और वो कुछ दिन पहले यहाँ पे आ जाएंगे, ये भी आपके लिए खबर होगी। तो वो तो उनकी जगह पे आई थी, ये नहीं मतलब कि वो किसी जगह पे जा नहीं सकती, लेकिन हम समझते हैं कि जब चेयरमैन साहब आ रहे हैं तो फिर अभी उनकी ज़रूरत नहीं होगी। चेयरमैन साहब इस जलसे को लीड करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ से फ्रंट से लीड करेंगे। और जहाँ तक तादाद है, अगर ये नहीं रोकते तो बिल्कुल आपको मीनार पाकिस्तान के अंदर और बाहर जलसा ही जलसा नज़र आएगा लाहौर के। चौधरी साहब, अपोजिशन लीडर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात की है। आप उनके इस नज़रिए से किस हद तक मुख्तलिफ हैं या इख्तलाफ रखते हैं? नहीं, देखिए वो बातें मुख्तलिफ लोग करते रहते हैं। हमारी तरफ से सबसे पहले बात ये की थी मियां रज़ा रब्बानी साहब ने, फिर मुख्तलिफ लोग बातें करते रहते हैं। उसका मतलब कुछ और है कि हम रूल्स ऑफ गेम सेट कर लें। अगर ऐसा हो जाता है तो वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई हुकूमत से बातचीत का बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं, वो ख़त्म हो गया है। इन्होंने जो पहले इनके कोई तकरीबन 28-29 महीने हो चले हैं, इन 28-29 महीनों में इन्होंने किया क्या है, बल्कि 30 महीने और 2.5 साल होने वाले हैं। तो ना सिर्फ किया कुछ नहीं है, और अगर कोई इनकी सिमत भी हमें नज़र आती तो शायद ये ना हो पा रहा होता, बल्कि ये मुकर गए अपने वादों से, उसके उलट कर रहे हैं, हर चीज उसके उलट कर रहे हैं। जो सब लाहौर का जलसा, उसके बाद इस्लामाबाद मार्च जो पीडीएम का प्लान है, और उसके बाद इस्तीफे, क्या इस्तीफों का फैसला इस्लामाबाद मार्च के बाद किया जाएगा या फैसला हो चुका है या उस पर गौर किया जाएगा अभी? ये पीडीएम की सरबराही जो होगा अजलास, उसके अंदर फैसला होगा। ये 8 तारीख को तो जो हो रहा है, देखा जाएगा। ये जो 8 तारीख को हो रहा है, लड़ाई नहीं 8 तारीख वाले में नहीं होगा। 8 तारीख वाले में तो लाहौर के जलसे के बारे में होगा। ये इस्लामाबाद मार्च के बाद 27 को जलसा है, उसके बाद 27 को जलसा है लाड़काना के अंदर। उसमें उम्मीद है कि हम जो इस्लामाबाद के मार्च की डेट है वो उसमें अनाउंस हो जाएगी। चौधरी साहब, एक आपकी इसी बात का ऑप्शन मौजूद है। एक आपकी इसी बात में से एक सवाल ये है कि लाड़काना में आपने जलसा अनाउंस कर दिया है, दूसरी जानिब आपने स्मार्ट लॉकडाउन से बढ़ के वहां पे पॉलिसी अपनाई हुई है पूरे सिंध में, ताजरों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कि जब ताजरों पे आप सख्त कवानीन लागू कर रहे हैं तो दूसरी जानिब जलसा कर रहे हैं, नहीं कोई सख्त कवानीन नहीं है। 8 बजे 6 बजे इन्होंने कहा था दुकानें बंद कर दें, फिर उन्होंने कहा 8 बजे कर दें तो 8 बजे कर दी हैं। यूरोप सारे के अंदर 6 बजे बंद हो जाती हैं, वो भी बिजनेस तो करते हैं ना। तो यूरोप में जलसे जुलूसों की भी इजाजत नहीं, में ऐसी चीजें होती हैं। जहां तक ये है जी, यूरोप में तो जलसे जुलूसों की भी इजाजत नहीं। जनाजा पढ़ना हो तो उसके लिए भी 30 लोगों की पहले एनओसी लेनी पड़ती है, फिर जनाजा पढ़ सकते हैं आप। नहीं, वो अपने कवानीन है। तो यूरोप के अंदर, फिर बरतानिया के अंदर जब इराक पे हमला हुआ था तो 10-10, 15-15 लाख के जुलूस भी यूरोप के अंदर ही निकले थे। हमारे कोविड में तो नहीं ना निकले थे। तो वो हर एक चीज की अलग है। तो कोविड के अंदर क्या अमेरिका के अंदर कोविड के अंदर एहतजाज नहीं हुआ? सारे अमेरिका के अंदर होता है, आपको नजर नहीं आया? अब सारे यूरोप के अंदर एहतजाज होता है, आपको नजर नहीं आया? वो भी देख लें जरा, बहुत बड़े एहतजाज हुए हैं। अमेरिका की तारीख में इतने बड़े एहतजाज नहीं हुए जितने कोविड के दौरान हुए। तो दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट जो है वो वैक्सीन को क्यों डिले कर रही है? मेरा तो ये सवाल है, कल से मैं उठा रहा हूं। जब इंडिया ने 1 अरब 20 करोड़ के ले लिए हैं, जब यूरोप ने 1 अरब 30 करोड़ वैक्सीन ले ली हैं, बाकी दुनिया के ममालिक ले रहे हैं, तो ये क्यों डिले कर रहे हैं? ये दिसंबर के अंदर अंदर वैक्सीन लेकर मंगवाएं और लोगों को लगाएं। जो सब बिलावल भुट्टो सब कितनी तारीख को मुतवक्का लाहौर उनकी आमद? जुलूस निकाल
नेक्स्ट वीक में आ जाए। नेक्स्ट वीक में आएंगे, फिर जलसे के बाद जाएंगे वापस? जी बिल्कुल, यहाँ पे रहेंगे, जलसे के बाद जाएंगे। तो पंजाब में पीपल्स पार्टी का रिवाइवल कैसा देख रहे हैं? रिवाइवल पीपल्स पार्टी का ही रिवाइवल क्या आपको गुजरांवाला में नहीं नजर आया, मुल्तान में नहीं नजर आया, अब लाहौर में भी नजर आएगा? सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा, क्या पीपल्स पार्टी जब लड़ाई पे आती है, क्या आपको आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून का इंतहाबी इत्तेहाद भी नजर आ रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है ये अभी कबल उस वक्त है और ये हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे। अपनी इंतखाबी इत्तेहाद दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिवाइवल मजबूत हो रहा है, जिसका कुछ अक्स मुल्तान में देखने में आया, और पीपल्स पार्टी हर महाज पर लड़ाई करेगी। बहुत शुक्रिया मंजूर चौधरी साहब इस हवाले से अपना के लिए। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।